हरिः ओम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्चिद्धनम्। ॐ शान्तिः शांति शांति। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग जल प्रदूषण के बारे में पढ़े थे। आज उससे कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आर्सेनिक, वाटर से होने वाले ये जो है आर्सेनिक की वजह से कौन से रोग होते हैं। तो इससे क्या होते हैं, कैंसर होते हैं और ब्लैक फुट रोग होते हैं। ओके, आर्सेनिक से कौन से डिजीज होते हैं, पानी में आर्सेनिक की अगर मात्रा ज्यादा होती है तो उसके वजह से जो है कैंसर होता है और ब्लैक फुट रोग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ओके, कैडमियम का बात किया जाए तो कैडमियम जो है ये सिगरेट, बैटरी उद्योग से जो है ये निकलता है और प्रदूषण की स्थिति में जो है यकृत में कैडमियम की मात्रा बढ़ती है। अगर ये ज्यादा प्रदूषित होगा तो क्या होगा, हमारे यकृत में जो है लीवर में क्या होगी, कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है इटाई इटाई नामक एक रोग होता है जिसको हम लोग आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं। ओके, इटाई इटाई को हम लोग आउच आउच डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि जापान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये बीमारी। वहां पे कैडमियम की वजह से इसको इटाई इटाई नाम रखा गया है। ओके, उसके साथ ही कैडमियम की वजह से जो है उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, उसके बाद रक्त कणिकाओं का क्या है क्षय और मितली जैसी समस्या, दस्त और हृदय रोग उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं हम लोग बेरिलियम से कौन कौन सी बीमारी होती है। बेरिलियम से भी क्या होता है, कैंसर होती है। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, फ्लोराइड की वजह से जो है हमारे दांतों का फ्लोरोसिस रोग, हड्डियों का क्षय। एक तो फ्लोरोसिस रोग होता है दांतों में, दूसरा क्या होता है हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती है, हड्डियां का क्षय होता है। उसके बाद सीसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेड के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीबी लिखा जाता है। ओके, पेट्रोल में लेड के रसायन जो है यथा टेट्रा थाइल लेड को जो है मिलाना, टेट्रा इथाइल लेड को मिलाना, ठीक है, पेट्रोल में, उसकी वजह से क्या होता है, कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है, एनीमिया होता है, गठिया रोग होता है, तंत्रिका तंत्र का पर जो है कुप्रभाव पड़ता है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं में ये रोग हो जाता है। ओके, पारा की वजह से जो है हम लोग मीना माता रोग, पारा, ठीक है, पारा की वजह से क्या होता है, मीना माता रोग होता है, ये भी जापान में फैला था और अत्यधिक विषैला ये है। उसके बाद मस्तिष्क पर जो है कुप्रभाव पड़ता है इसका, पारा की वजह से क्या होता है मस्तिष्क पर जो है, मस्तिष्क को ये प्रभावित करता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उस पे भी ये प्रभाव डालता है पारा की वजह से, ठीक है। इसको एचजी के नाम से जानते हैं, पारा को क्या बोलते हैं, एचजी। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एचजी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्रोमियम। क्रोमियम जो है इससे क्या होता है, इससे चर्म रोग होता है, खुजली होती है और कैंसर जैसी समस्या उत्पन्न होती है क्रोमियम की वजह से। उसके बाद है सिलेनियम। सिलेनियम में क्या होता है, इसकी वजह से बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी रोग जो है उत्पन्न होते हैं सिलेनियम की वजह से। अब मल जो जल है जिसको सीवेज वाटर बोला जाता है, सीवेज वाटर की वजह से क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं, डायरिया सुने होंगे आप लोग। उसके बाद आंत रोग, बड़ी आंत जो है लार्ज इंस्टेटाइन से संबंधित जो है समस्या उत्पन्न होती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कार्बनिक रसायन डिटर्जेंट, इसकी वजह से जो है जलीय जीव पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद कृमि रोग हो जाता है, कृमि रोग के बारे में सुना होगा, जोक वाली जो समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद पेट संबंधी रोग उत्पन्न होता है। नाइट्रेट, नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, मेट हीमोग्लोबैमिया नामक बीमारी हो जाती है, हीमोग्लोबैमिया नामक बीमारी। और हम लोगों ने सुना होगा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जो कि नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, बच्चा का जो कलर कैसा हो जाता है, तो वो नीले कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, ये नाइट्रेट की वजह से होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद मैग्नीज की वजह से जो है क्या होता है, तो श्वसन श्वास रोग होता है, एनीमिया जैसे डिजीज हो जाती है, फिर त्वचा रोग हो जाता है मैग्नीज की वजह से।
ये सब आपको कुछ कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि नाइट्रेट का आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब जो है अनियंत्रित यानी कि अत्यधिक तीव्र और असहनीय ध्वनि को जो है ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब हम लोग क्या होता है, बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, अनियंत्रित तरीके से अत्यधिक जो है तीव्र हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किसमें मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि को ध्वनि को किससे मापते हैं? तो डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को, उसकी तीव्रता को। अब ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ध्वनि प्रदूषण आपको पता है कि जो भी यातायात के साधन है उसकी वजह से कितने ज्यादा जो है वो नॉइस पोल्यूशन होता है यातायात की वजह से। उसके बाद निर्माण की गतिविधि, जो भी काम चलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मकान वगैरह बनाने वाला, उसके भी बहुत, हाँ, उसके बाद घरेलू उपकरण का उपयोग जो है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा क्या होता है, आवाज की वजह वो फैलता है। उसके बाद औद्योगिकीकरण में, यानी कि उद्योग वगैरह में, उसमें भी बहुत ज्यादा आवाज होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसके कारण है। आगे देखते हैं हम लोग कि हम लोगों को जो है कि कौन सा ध्वनि जो है हम लोग के लिए यूजफुल है, कितना तक हम लोग सुन सकते हैं, कितनी हमारी क्षमता है, उसके बाद कितना जो है हार्मफुल हो जाता है, उसके बाद कितना तक हम लोग सुन सकते हैं, तो उसी के बारे में भी देखेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो देखिए सामान्य जो है, अगर बात किया जाए कि सामान्य श्रवण की सीमा, नॉर्मल हम लोग कितना तक सुन सकते हैं, नॉर्मल, तो नॉर्मल जो है 20 है, इसमें हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, 20 याद रखिएगा। उसके बाद अगर सामान्य वार्तालाप जब हम लोग गप करते हैं तो उस समय कितना रहता है? उस समय 50 to 60 डेसिबल तक रहता है। ठीक है, 50 to 60 डेसिबल। और सुनने की क्षमता में गिरावट, यानी कि बहरापन आने की समस्या कब हो जाती है? जब हम लोग 75 डेसिबल का ध्वनि सुनना शुरू कर देते हैं तो हम लोग में बहरापन आना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ाहट कब उत्पन्न होती है? जब हम लोग 80 डेसिबल का साउंड सुनते हैं तो हम लोग में चिड़चिड़ाहट जो है उत्पन्न होती है। उसके बाद मांसपेशियों में जो है उत्तेजना कब उत्पन्न होती है? जब हम लोग 90 डेसिबल का ध्वनि को सुनते हैं। आप लोगों ने डीजे वगैरह का साउंड साउंड सुना होगा। डीजे का जब हम लोग आवाज सुनते हैं तो कभी कभी वोमिटिंग के जैसा भी फील होता है, चक्कर जैसा भी कभी कभी आने के जैसा लगता है, तो वो जो है 120 डेसिबल का जो है ध्वनि होता है। इसी वजह से ये सबसे खराब माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से कितने कितने जो है ध्वनि उत्पन्न होते हैं। दिन के समय में देखेंगे और रात के समय में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र से जो है दिन के समय में 75 डेसिबल और रात के समय में 70 डेसिबल जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके बाद अगर वाणिज्य क्षेत्र का बात किया जाए, ठीक है, व्यापार वाले क्षेत्र का, कमर्शियल वाले एरिया का अगर बात किया जाए, तो उसमें 65 डेसिबल दिन के समय में और 55 डेसिबल रात के समय में सुनाई देता है। अगर आवासीय क्षेत्र में अगर बात करेंगे, जिस एरिया में रहते हो आप लोग, तो वहाँ 55 डेसिबल जो है वो दिन के समय और रात के समय जो है 45 डेसिबल तक रहते हैं। ठीक है, अगर शांत परिवेश का बात किया जाए तो वहां पे कितने रहते हैं? 50 जो है वो रहेगा दिन के समय में और 40 जो है वो रात के समय में रहेगा। ठीक है, ये सब रिलेटेड इससे क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। और ध्वनि प्रदूषण की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से जो है मनुष्य की कार्य करने की क्षमता और गुणवत्ता में जो है कमी, एकाग्रता की क्षमता में जो है कमी होने लगता है। उच्च रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और फिर मानसिक तनाव, और पेड़ पौधे में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। पेड़ पौधे की वृद्धि, उसकी गुणवत्ता में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम लोग को तो प्रॉब्लम आता ही आता है, पेड़ पौधे में भी आता है। ठीक है, इतना तो ध्वनि प्रदूषण सबको क्लियर है। अब हम लोग मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। सभी लोग एक बार थम कर देंगे। ओके, सोम जी, नैन्सी जी, पूनम जी, शालिनी जी, रिया जी, उज्ज्वला जी, नेहा जी, कार्तिकेश्वर जी। ओके, आगे बढ़ती हूँ। हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में देखेंगे, जिसको लोग मृदा प्रदूषण बोलते हैं। तो मृदा प्रदूषण के बारे में देखते हैं कि मृदा प्रदूषण से जो है जमीन पर जहरीले, अवांछित और अनुपयोगी पदार्थों के भूमि में विसर्जन करने से होता है। क्योंकि भूमि पर जो है उसका क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है उससे। ठीक है, प्रभावित होती है, क्योंकि हम जो है मिट्टी में उत्पादित खाद्य सामग्री खाते हैं। क्योंकि मिट्टी से ही हम लोग, आप लोग को पता है सबको, कि हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो मिट्टी में ही उगाते हैं ना।
तो जब मिट्टी प्रदूषित होगा तो क्या होगा, हम लोग वैसा ही खाना लेंगे, और जिसकी वजह से हम लोगों के अंदर बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स अभी दिखाई पड़ रहे हैं। वर्तमान समय में जो शहर में रहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा ही दिखाई देते हैं। अगर मृदा प्रदूषण का कारण के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है कृषि में उर्वरक, रसायन तथा कीटनाशक का प्रयोग, ठीक है। कृषि में भी बहुत ज्यादा जो है, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में जो है उर्वरक जैसे खाद वगैरह का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मृदा क्या हो जा रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है। उसके बाद औद्योगिकीकरण इकाई, खानों तथा खदानों द्वारा जो है निकाले गए ठोस कचरे का विसर्जन। और क्या किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र वाला जो है वो क्या करते हैं, वो सब पानी में छोड़ देते हैं, और पानी में छोड़ देते हैं तो वो जाके फिर वो भूमि में ही जमा हो जाता है, या फिर जल में ही साइड में जाके जमा हो जाता है, और उस एरिया की भूमि को वो प्रदूषित करता है। उसके बाद भवनों और सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग जो मूर्ति वगैरह भी विसर्जन करते हैं ना, वो भी गंगा जी में ही जाके कर देते हैं, या फिर जो भी आपके एरिया में जो भी नदी होंगे उसी जगह पे कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉरी ये मृदा प्रदूषण का बात है, सॉरी। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, ठीक है। ठोस कचरे का विसर्जन हम लोग मिट्टी पे ही करते हैं ना। जितने भी जो घर में कूड़े कचरे होते हैं हम लोग उसको कहाँ जाके जमा करते हैं, मिट्टी में ही जाके कहीं कूड़ा खदान में फेंक देते हैं। तो वहां का जो है पूरा मिट्टी क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है। अब कागज तथा चीनी मिट्टी के मिलों से निकलने वाले पदार्थ का निपटान या फिर मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं। जो भी जो है कागज उद्योग हो गया या फिर चीनी मिलों से जो भी निकलता है वो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, ठीक है। प्लास्टिक की थैली का अगर बात करोगे, प्लास्टिक की थैली का अधिक उपयोग जो कि जमीन में दबकर ही नष्ट नहीं होते हैं। आपको पता है कि प्लास्टिक को आप कितनों भी धरती में डाल दो लेकिन वो क्या होते हैं, वो गलते ही नहीं है, वो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है धरती वो क्या होता है, वो पॉल्यूटेड हो जाता है। घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा जो है निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, लकड़ी, सॉरी कपड़े, लकड़ी, धातु और कांच, सेरेमिक, सीमेंट आदि जो है ये सब सम्मिलित किए जाते हैं, जो कि हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अम्लीय और क्षारीय मृदा के बारे में बात करते हैं कि कौन एसिडिक जो है सॉइल है और कौन जो है वो बेसिक सॉइल है। ओके, जब हमारा पीएच मान, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन ऐसे कुछ, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पीएच वैल्यू कितने से कितने तक होते हैं, पीएच वैल्यू का अगर हम वन लोग बात करते हैं तो वो वन टू आपका जो 14। है 1 to 14। ओके 7 बीच में होता है और लास्ट जो है 40 होता है, यानी कि 7 से अगर आप इधर जा रहे हो तो वो आपका एल्कली नेचर का होगा, यानी कि वो क्या होगा, वो बेस होगा, ठीक है। और अगर आप 7 से नीचे जा रहे हो तो वो क्या होगा, एसिड नेचर का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 7 से नीचे जितना भी आपका मृदा का देखोगे, अगर आपका क्वालिटी है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है एसिड नेचर का होगा, और जब 7 से आप इधर 14 की तरफ जाओगे, बढ़ते जाएगा तो वो आपका बेस नेचर का होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि 7 से नीचे पीएच संख्या वाली मिट्टी अम्लीय होती है, ठीक है। 7 से नीचे वाली मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है, जबकि 7 से ऊपर पीएच वाली मिट्टी जो होती है वो क्षारीय होती है। पौधे जो है मुख्य तौर पर तटस्थ या फिर थोड़ी अम्लीय मिट्टी, यानी कि पीएच जो है उसका क्या होना चाहिए, 7 या फिर थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो जब अम्लीय थोड़ी मिट्टी रहती है तो क्या होता है ना कि सबसे अच्छा इसमें जो है पौधे विकसित होते हैं। अधिकांश पौधे जो होते हैं वो अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय मिट्टी में नहीं उगते। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का हो और बहुत ज्यादा एल्कली नेचर का होगा ना आपका मृदा, तो वो क्या होंगे, वहां पे आपके पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। लेकिन कितना रहना चाहिए, तो 7 जो है पीएच उसका 7 या फिर थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है। 7 से थोड़ा नीचे या फिर 7, ओके। तो क्या होगा, आपका पेड़ पौधे जो है वो अच्छे से उगेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि मृदा प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा प्रदूषण की वजह से जो है कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है। अगर मृदा प्रदूषित हो रहे हैं, अभी क्या हो रहा है ना कृषि के क्षेत्र में, कि एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी की उर्वरता जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और आपको पता है कि एक ही खेत में एक ही जैसा का अनाज जो है बार बार नहीं उगाना चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मटर की जैसे कि लगाया जाता है बीच बीच में, ताकि उसकी जो है उर्वरता क्षमता को बनाए रखा जा सके, ठीक है।
तो कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है। उसके बाद है कि भोज्य पदार्थ के स्रोत को जो है दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक है। जब हम लोग उर्वरक का ज्यादा यूज करेंगे तो हम लोग उसकी वजह से जो भी हम लोग जो भी खाना हम लोग खाएंगे वो सब हमारी धरती पे ही उगते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, बहुत सारी हानि ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, भूस्खलन से होने वाली हानियां। ठीक है, भूस्खलन आप देखे होंगे, भूस्खलन की समस्या भी बहुत ज्यादा है। और आपने अपरदन के बारे में भी सुना होगा, जिसकी वजह से भी मृदा का क्या होता है, मृदा के अपरदन की वजह से भी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाता है। उसके बाद जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। अगर मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाएगा तो क्या होगा, जल भी हो जाएगा पॉल्यूटेड और साथ में वायु भी प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, अगर मिट्टी ही हमारा खराब रहेगा तो उससे उत्पन्न होने वाले वहां से जो भी जल होंगे वो भी गंदे हो जाएंगे और साथ में वायु भी जो है उसमें भी प्रदूषण होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम लोग का जितना पॉल्यूशन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये क्वेश्चन कल हो चुका था, फिर से बता दीजिए आप लोग कि भारत में ध्वनि प्रदूषण जो है विनियमन और नियंत्रण नियमों के अनुसार रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शैक्षणिक संस्थानों में शोर जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। बताइए कौन सा आंसर होगा, कल भी मैं बताई थी। सी, ए बी सी डी ई, ए ऑप्शन ए होगा। बी सी डी ई, ए बी सी डी, हाँ, हम्म, ए, ओके। ऑप्शन ए। इसका आंसर सभी होना चाहिए। ठीक है, कितना डेसिबल तक रहेगा तो पॉइंट सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। बताइएगा इसका आंसर कि मिट्टी का प्राकृतिक क्षरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी मिट्टी का क्रमिक निष्कासन है। मिट्टी पर त्वरित कटाव मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होता है। त्वरित कटाव की दर जो है मिट्टी के निर्माण की दर के बराबर होता है। बताइएगा इसका आंसर। मैम दोनों गलत है ये। ओके, और कोई बताइए। तो पहला सही है, पहला सही है, और दूसरा? दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। ओके, शालिनी जी, शालिनी जी का आंसर सही है। मैं बता देती हूँ कैसे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मिट्टी का प्राकृतिक क्षरण जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी मिट्टी का क्रमिक निष्कासन है। आप लोग मृदा का अपरदन के बारे में सुने हैं ना, तो प्राकृतिक परिघटना से भी होता है, मानव निर्मित की वजह से भी होता है। जब आज अचानक आंधी तूफान आ जाता है ना, तो एक जगह से मिट्टी उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं और एक जगह ढेर हो जाते हैं। ये तो फिर आपके कोई भी जो है तालाब वगैरह में भी जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे जो है वो उसका गहराई कम होता जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मिट्टी का प्राकृतिक क्षरण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ऊपरी मिट्टी का क्रमिक निष्कासन है। ठीक है, ऊपर वाला मिट्टी क्या हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, या तो वर्षा के द्वारा, या तो बाढ़ के द्वारा, या फिर जो है ये सब के आंधी में द्वारा भी जो हो है जाता है। मिट्टी, हाँ, मिट्टी अपरदित हो जाते हैं। उसके दूसरे में क्या बताया गया कि मिट्टी का त्वरित कटाव मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होता है। ठीक है, ये बात तो सही है कि होता है, मानव निर्मित गतिविधि की वजह से भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि त्वरित कटाव की दर मिट्टी के निर्माण की दर के बराबर है। क्या अपरदन जो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है ना, अपरदन का करने का समय जो है वो थोड़ा कम समय है। ठीक है, जबकि हम लोग का मिट्टी का बनने का दर वो कितने सालों से बनते आ रहा है, तब आज जो है हमारा एक पृथ्वी बना है। तो ये जो है एक बहुत लंबा प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि अपरदन होना जो है ये ज्यादा दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, समय लगता है, लेकिन वो होता है। लेकिन मिट्टी का निर्माण जो हमारा धरती का जो निर्माण हुआ है बहुत लंबे समय से होता आया है और आज जिसपे हम लोग स्थित हैं। सबको क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटर्जेंट के कारण जो है मृदा प्रदूषण पौधे की जड़ वृद्धि को प्रभावित करता है और विकास या मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है। मिट्टी में डिटर्जेंट की उपस्थिति जो है मिट्टी को अत्यधिक जो है अम्लीय बनाती है, अधिक अम्लीय बनाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोनों सही है। दोनों सही है। ए, हाँ दोनों ठीक है। दोनों ठीक है। पहला बी तो सही ऑप्शन, लग रहा है, दूसरा का थोड़ा सा डाउट लग रहा है। दूसरा गलत लग रहा है मुझे मैम। दूसरा गलत है क्योंकि वो डिटर्जेंट तो एल्कलाइन कर जनरली देगा ना। होता है, मिर्जा की बात अम्लीय कर रहे हैं। किसने बोला अम्लीय दूसरा गलत लग बना रहा है? देगा ना परमिला डिटर्जेंट जी, में एसिडिक जी, ये करेगा कि क्षारीय कर एल्कलाइन देगा ना, करेगा? क्योंकि चार डिटर्जेंट आई केमिकल्स थिंक बेस बढ़ेंगे होता उसमें है। तो। एक एक करके बोलिए। डिटर्जेंट बोलिए आई थिंक साली। बेस होता है ना, तो वो एल्कलाइन कर देगा मिट्टी को। ओके, हाँ ठीक है, आपका रीजन सही तो है। ये दूसरा आप गलत बताइए। है, पहला सही है। हाँ, सही बोल रही हो आप।
प्रमिला जी आप भी कुछ बोल रही थी? यही बोलना था मैम मुझे। ओके ओके ठीक है, तो आप लोग सही गेस किए हो, वही चीज है यहाँ पे दोनों भी। ही सही है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो वही होगा यहाँ पे आंसर जो है वो क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, एक सही है और आठ जो है वो गलत है। रीजन इसका गलत है। क्या बोला गया कि डिटर्जेंट के कारण मृदा प्रदूषण पौधे की जड़ वृद्धि को प्रभावित करता है और विकसित या फिर मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि मिट्टी में डिटर्जेंट की उपस्थिति जो है मिट्टी को अधिक अम्लीय बनाता है। डिटर्जेंट में आपको पता है वो क्या होता है, एल्कली मैटर रहता है उसमें, तो वो क्या बनाएगा, मृदा को क्या बनाएगा, वो क्षारीय बनाएगा ना। इसी वजह से ये ऑप्शन जो है इसका गलत है, जबकि पहला सही है। बताइए कि भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है? आर्सेनिक पॉल्यूशन इज ग्राउंड वाटर इज ड्यू टू, बताइए। आर्सेनिक नाइट्रेट। सल्फेट मैम, सल आर्सेनिक। नाइट आर्सेनिक नाइट्रेट अच्छा, होगा। नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट है। तो ये आर्सेनिक की वजह से ही होता है। ठीक है, आर्सेनिक के अम्ल की वजह से होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण जो किसकी वजह से होता है, तो आर्सेनिक के अम्ल की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए कि अपशिष्ट जल उपचार में सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे कणों को हटाने में शामिल प्रक्रियाओं में जो है सही क्रम है, बताना है आपको इसमें। अवसादन। अच्छा, ऑप्शन है। आप लोग इसके बारे में जानते हो, और साधन क्या होता सबसे पहले है? तो सेडिमेंटेशन होगा, मैम ए ऑप्शन। सेडिमेंटेशन, फिर ए ऑप्शन। स्क्रीनिंग। ओके, चलिए ठीक है, यही इसका आंसर सही है। ठीक है, सबसे पहले सी होगा, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है ना कि बड़े कणों को, सबसे बड़े कण, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखिए ऑप्शन में, यहाँ पे क्रम से बताना था। ठीक है, छोटे कणों को हटाने में शामिल प्रक्रिया में सही क्रम बताना था। सॉरी, बड़े से लेकर छोटे लिखा हुआ है ना, बड़े से लेकर छोटे। तो सबसे बड़ा में ये क्या करता है, स्क्रीनिंग जो होता है ना, वो बड़े कणों को क्या करता है, भारी कणों को वो छांटने का काम करता है। ओके, उसके बाद फिर ए नंबर होगा अवसादन। अवसादन में क्या करते हैं हम लोग, द्रव और गैस के द्वारा जो है इसमें जो भी कण होता है ना, वो जमीन पे क्या होता है, आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, अवसादन में तलछट्टीकरण भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है फ्लोक्यूलेशन में। फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, तो इसमें जो है, इसमें महीन कण होता है ना, सबसे छोटा कण जिसको फ्लॉप बोलते हैं हम लोग, फ्लॉप, तो वो उसको जो है उसको छांट के अलग करता है। ठीक है, ये सब जो है जितने भी अपशिष्ट जो है ना, वो जल से इसको हटाने की विधि है, ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक स्क्रीनिंग हो गया जो कि भारी वाले को करते हैं, भारी वाले कण को। उसके बाद आपका अवसादन विधि हो गया, उसके बाद जो है फ्लोक्यूलेशन हो गया। ठीक है, सबको क्लियर है? अब इसको आप लोग टिक लगाइए, बताइए क्या होगा आंसर। क्लोरोफॉर्म, इसमें एक और दो ऑप्शन सूची दिया गया है, बताना है आपको। मैम सी ऑप्शन है इसमें। सी, ओके, और बताइए कोई। क्लोरोफॉर्म। चलिए, सी ऑप्शन ही इसका सही है। ठीक है, ए का क्या बोला गया, 3, क्लोरोफॉर्म। आपको पता है ना कि क्लोरीन की वजह से हम लोग जल का शोधन करते हैं, शोधन करते हैं, जल की सफाई क्लोरोफॉर्म। तो ये आपका हो गया। दूसरा बी का क्या है, 1 है। ठीक है, 1। डीडीटी का सुना होगा आप लोगों ने, वो कीटनाशक है। ठीक है, कीटनाशक का ये काम करते हैं। हम्म। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए कोई, डीडीटी का, कल मैं बताई थी। डाइक्लोरो डाई। डाई। इनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओके, हाँ, डाईफ्लोरो उसके बाद डाई। आगे देखते हूँ 3 नंबर में क्या है, 3 का 4 नंबर दिया हुआ है, यानी कि प्लास्टिक्स। एरोक्लोर एरोक्लोर की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक। उसके बाद क्रोमियम की से हम लोग क्या करते हैं, तो पेंट्स। ठीक है, पेंट्स की वजह से। सबको क्लियर है? ये आप क्लोरोफॉर्म लोग तो इसमें मैंने मतलब, सुना है कि क्लोरोफॉर्म को सुखाने से तो बेहोश हो जाता है इंसान, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है क्लोरोफॉर्म का? मुझे ऐसा कुछ क्लोरीन याद आ एंड रहा है। हाँ, क्लोरोफॉर्म यहाँ इज पे ऐसे उसका स्रोत ही रिलेटेड। पूछा जा रहा है, विषाक्त पदार्थ का स्रोत है। लेकिन क्लोरीन के द्वारा आप लोग सुने होंगे कि क्लोरीन के द्वारा जो है ना, हम लोग जल हाँ, का शोधन क्लोरीन करते के हैं। द्वारा तो हाँ ये क्लीनिंग होती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म तो मुझे लेकिन लगा वो केमिकल क्लोरोफॉर्म होता है। एंड क्लोरीन इज नॉट सेम ना। क्या आई बोल थिंक रहे दे थे? आर क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरीन इज डिफरेंट।
not same like. जी, हाँ, लेकिन दोनों क्लोरीन से डिफरेंट है, मिलकर डिफरेंट बना है। होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है क्लोरोफॉर्म ना, ये भी तो क्लोरीन से ही मतलब बनता एक है। केमिकल होता है जिसको That सुखाने is से आदमी used बेहोश हो like जाता है। mostly यूज करते हैं डॉक्टर्स फॉर बेहोश करने के लिए इसको, अनकॉन्शियस करने के लिए। मैम क्लोरोफॉर्म का CHCl ही होता है ना फॉर्मूला। CHCl2 होता है। अच्छा, वो तो बेंजीन हो जाएगा। नहीं, वो नहीं। CHCl3 है I think। वो नहीं, CHCl3 बेंजीन का होता हाँ, है। पूरा वही तो होगा। ये नहीं होता है, बेंजीन का तो CHCl3 C6H6 होगा। होता है। CHCl3 बेंजीन का C6H6 हो गया। C6H6 ओके, ओके। C6H12 होता है बेंजीन का। क्लोरीन ओके, का C6H6 ही ओके। वो अदर सब्स्टिट्यूट है क्लोरोफॉर्म ना, उससे ही बन के मिला होता ओके, ठीक है। तो आप लोग बस इसको ध्यान रखिएगा ना कि क्लोरोफॉर्म जो है जल का शोधन हो जाएगा, डीडीटी का कीटनाशक, और एरोक्लोर का जो हो जाए प्लास्टिक हो जाएगा, क्रोमियम का हो जाएगा पेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम ऐसे उपकरण है जो कि सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या चीज करने के लिए? सूखा अनाज के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, आसुत जल के लिए, फिर पानी निकालने के लिए। बिजली इलेक्ट्रिसिटी, पैदा जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने के लिए है। वो बिजली जनरेट पैदा, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, बी ऑप्शन। ओके, जाएगा। मैम वाटर भी हो सकता है क्या? बताइए। वाटर भी हो हाँ, सकता है हो क्या? सकता है। हाँ, डिस्टिल वाटर आप लोगों ने सुना है? हाँ, यस। हाँ, तो इसका आंसर वही होगा। ठीक है, आसुत जल ही होगा। ठीक है, जिसके वजह से जो है इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उबाल के जो है भाप जो है ऊपर जाता है, जिसकी वजह से पानी में जो भी अशुद्धियां होती है ना वो दूर हो जाती है आसुन विधि द्वारा ही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आसुत जल ही होगा। सी। ठीक है। सोल सोलर सिस्टम ऐसे उपकरण है जो कि सौर तापीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसके लिए? तो आसुत जल के लिए। इसको बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है। ये पीने के लिए नहीं होता है, मतलब यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो है वो मिनरल्स नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको पीने में यूज नहीं कर सकते, लेकिन दो बैटरी तरह से वगैरह में होता इसका यूज है, किया बैटरी जाता में है। डालते हैं ना, हाँ बैटरी में डालते हैं इसको, इस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहते और अशांत जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी की संभावना अधिक होती है। हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पानी में ऑक्सीजन मिलाई जाती है। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। बहते और अशांत जल निकाय की संभावना। कि बहते और अशांत जल में तो ऑक्सीजन अधिक ये होगा। गलत होगा, पहला गलत होगा, पहला तो पहला गलत गलत है, है। दूसरा सही है। दूसरा सही है। ओके, पानी में ऑक्सीजन मिलाई जाती है, हाँ यानी दूसरा कि सही ऑप्शन है। डी बोल रहे हो आप लोग? ऑप्शन डी बोल हाँ रहे हो? हाँ जी, फर्स्ट गलत है, हाँ, सेकंड पहला सही है, दूसरा गलत है। जी, सही है आप लोगों का। तो बहते और फोटोसिंथेसिस अशांत होती जल है के ना, तो निकायों में जो है ऑक्सीजन बढ़ जाती है। दोनों डिफरेंट थिंग बोल रहे हैं ना, एक तो बहते और दूसरा आसान। जब पानी को हिलाया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। एक गिलास से दूसरे गिलास में भी जब हम पानी ट्रांसफर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है एयर से उसमें मिल जाती है। राइट। यस, और हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पानी में ऑक्सीजन मिलाई जाती है। ठीक है, ये गलत है। अच्छा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं इसलिए, हाँ? हाँ, सेकंड सही फोटोसिंथेसिस है, में तो फर्स्ट हाँ, कार्बन गलत है। डाइऑक्साइड का वो लेकिन यूज करेगा हरे ना, पौधे कार्बन भी दिया डाइऑक्साइड हुआ का है यूज ना, हरे करेंगे। पौधे खाली नहीं, हरे सवाल और पौधे भी तो दिया हुआ है ना। हरे पौधे दिया हो ना, ग्रीन प्लांट, तो ग्रीन प्लांट तो मैम फोटोसिंथेसिस करते हैं। सही ही कह रही हैं, दूसरा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, सही बता रही हूँ, वो गलती से बोल दी। अच्छा ओ हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा मैं हाँ गलत मैम, बोल दी, क्योंकि डी सॉरी। ऑप्शन है ना, वही तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ, डी एक्चुअली है, वो पहला गलत बोल गलत है, दिया था ना, तो दूसरा। मुझे लगा हाँ, कि शायद, अच्छा ठीक है सॉरी, आपने मतलब ओके। धोखे से बोल दिया होगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं आप लोग का आंसर मैं सुनी थी ना, तो मैं हाँ हाँ बोल दी, उसके बाद मैं पढ़ी भी नहीं ध्यान से। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड का एक माप है। पानी में कार्बनिक पदार्थ का, उसके बाद पानी में मौजूद सभी रसायन का, पानी में सभी कार्बनिक पदार्थ का, पानी में केवल कुछ विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जिसको इसका इसमें फुल तो फॉर्म पता कार्बनिक और होगा वो अकार्बनिक समझ दोनों डी जाएगा। होते हैं ऑप्शन ना, होगा मैम। ऑप्शन सभी पानी रसायन। में यस, मौजूद सभी रसायन का। बी बी। होगा। ओके। इसमें जी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं CO2 में। ओके, आप सही बोल रही हो, क्योंकि कल मैं बताई भी थी कि कार्बनिक और इनका क्या बोलते हैं उसको, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक दोनों जो है इसमें। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है दोनों और इसमें पाए जाते हैं। बीओडी इसके में वजह से शायद ना पानी मौजूद। सिर्फ ऑर्गेनिक होता है ना बीओडी में। क्या बीओडी में क्या बोल रही हो? केवल सिर्फ कार्बनिक होता ऑर्गेनिक है, होता केवल है। ऑर्गेनिक। हाँ,
ये वाला सही ऑप्शन बोल रही हो। बताया, हाँ ठीक है, करते हैं। थैंक यू। आगे देखिए, ये बताना है कि हल्के जल रिएक्टर यानी कि LWR परमाणु रिएक्टर है जो कि शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं, जो ग्रेफाइट रॉड को मॉडरेटर के रूप में उपयोग करते हैं, जो साधारण पानी में मॉडरेट के रूप में उपयोग करते हैं, जो भाप को जो है मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा मैम इसका भी शायद, ग्रेफाइट रॉड में मोटर का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन। ग्रेफाइट। और कोई बताइए। तो सर इंग्लिश वाला दिखाएंगे थोड़ा सा ऊपर? ओ हाँ, दिखा देती हूँ इसमें। मैम सी ऑप्शन में हो सकता है कि यूज ऑर्डिनरी वाटर एज लाइक मोटर। वाटर रिएक्टर बी और न्यूक्लियर रिएक्टर which are used to fight water in moderation. ओके, सी नंबर बोल रही हो आप लोग? ऑर्डिनरी हाँ वाटर है Which मॉडरेटर। use ordinary water as a moderator. हाँ सी होगा। ओके, सबका सही है। साधारण जल में मॉडरेटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, हल्के जल रिएक्टर का। ठीक है, सभी लोग सही बोल रहे थे। इसका रीजन बता सकते हो आप लोग? इसका डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है LWR का पढ़ना। ओके, जो आप लाइट लोगों ने सुना होगा। बताइए मैम बताइए। आप। नहीं बताइए, कोई बता रहे तो। नहीं, जैसे इसमें साधारण पानी में बोला गया है ना मॉडरेट के रूप में, तो जो हाँ, लोअर रिएक्टर होते हैं ना वो साधारण पानी के लिए ही यूज करे जाते हैं, ऐसा ओके कुछ। जी। और ऐसे आप लोग ग्रेफाइट वगैरह के बारे में भी सुने होंगे, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये ग्रेफाइट रॉड वाला जो क्या बोलते हैं उसको, जो विस्फोट होते हैं ना, पेंसिल में क्या बोलते यूज हैं, किया जाता है। न्यूट्रॉन। हाँ, तो वो सब में पेंसिल मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। उसमें शीतलक के रूप में भारी पानी मतलब भारी वाटर का भी यूज किया जाता है, और ग्रेफाइट रॉड का यूज किया जाता है। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला बात कर रहे थे, हल्के जल रिएक्टर का बात कर रहे थे, इसी वजह से साधारण जल का यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके मैम। ये एक बार फिर से ऊपर वाला बता दीजिएगा, 2 पॉइंट आपने क्या बताया? ये ग्रेफाइट रॉड में कहाँ पे होता है? आप लोगों ने ये क्या, मुझे अचानक याद ही नहीं आ रहा है, वो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन बम जो न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है ना। रेडियो एक्टिव रिएक्शन। ये न्यूक्लियर हाँ, रेडियो रिएक्टर एक्टिव कुछ ऐसा रिएक्शन जो कुछ होता है, न्यूक्लियर हाँ, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर हाँ, तो रिएक्टर। उसमें, हाँ, उसमें क्या होता है ना कि वो टूट के बहुत ज्यादा में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे कि वायरस कैसे फैलता है, एक से 4 हो जाता है, 4 से 16 हो जाते हैं, तो वो चीज में जो है शीतलक और ये ग्रेफाइट रॉड में, उसमें हम लोग पढ़े थे, मतलब केमिस्ट्री में। तो ये दोनों ऐसे भी हम लोग हटा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो। ये तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा है है सब। तभी। हाँ थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा ऐसा कह सकते हैं ना कि केमिस्ट्री। भारी पानी और जो ग्रेफाइट युक्त है या किसी उसमें हम हैवी का रिएक्टर का यूज करते हैं, इसमें साधारण पानी के लिए यूज कर रहे हैं इसको। जी जी, हाँ, सही बोल रही हो। वही लॉजिक लगा के कर सकते थे आंसर। आगे देखिए कि ये वाला आंसर आप लोग दे पाओगे। बिंदु स्रोत की तुलना में गैर बिंदु स्रोत के कारण जो है होने वाले जल प्रदूषण की निगरानी और विनियमन करना जो है अपेक्षाकृत आसान है। जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत पूरे वर्ष काफी समान और पूर्वानुमानित हो सकते हैं। पहला बताइए, सही है, दूसरा गलत है। अच्छे से ध्यान से पढ़िए, कल मैं बताई थी, थोड़ा सा गौर से पढ़िए। बिंदु पहला स्रोत। गलत अच्छा है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। नॉन पॉइंट सोर्स और वाटर सॉल्यूशन में बी fairly uniform and predictable throughout the year. It is relatively easier to monitor the regulate water pollution caused by non-point source than point source. हाँ गलत है, पहला गलत है। पहला मैम दोनों ही दूसरा, गलत है। दोनों ही गलत है। दोनों ही ओके, गलत है। दोनों गलत है। दोनों गलत, दोनों ही गलत है। पढ़ने में सही जिसने दोनों आंसर दिया है एक्चुअली उसका सही है, हिंदी ठीक और है। इंग्लिश में जो हिंदी में ट्रांसलेट किया है वो थोड़ा सा अलग से कर दिया है। हाँ, वो अलग ही इंग्लिश में सही हाँ, आप एक किया है पढ़ मैंने। लो। लैंग्वेज चेंज की है हिंदी में थोड़ी। अर्थ अलग निकल दोनों रहा ही है। पढ़ने में अच्छे नहीं लग रहे थे, दोनों गलत लग रहे हैं। हिंदी में अर्थ गलत निकल रहा है उससे। ओके, आप कोई समझा सकते हो? आप लोग समझ चुके हो तो बता ही दो कोई। हाँ जो पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं ना, जिसका हम पता नहीं लगा सकते कि कहाँ कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, और जो रिलेटिवली यस, पॉइंटेड होता है तो एक स्रोत से निकल रहा होता है, जैसे किसी फैक्ट्री से निकल रहा है या किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है, तो वो पॉइंट जी सोर्स है, तो हमें उसे पता है कि यहाँ से हो रहा है, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो जी नॉन पॉइंट है वो कहीं डिफरेंट जगह से, घर से, होटल से, रेस्टोरेंट, कहीं से भी आ रहा है, तो उसका जी, आकलन करना या उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओके, सबको क्लियर है ना? ये बताइए,
NBOD का पूर्ण रूप क्या है? ये दिमाग लगा के बता सकते हो आप लोग। नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बी ऑप्शन है मैम। ओके, सी डी ऑप्शन है, और नाइट्रोजनस जी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है। BOD का तो आपको फुल फॉर्म पता था ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो बस आगे एन लग गया तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है। ये बताइएगा कि पीएच एक महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता पैरामीटर है। अभी मैं थोड़ा देर पहले पीएच के बारे में बताई थी, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पानी पर जो है अम्लता का एक उपाय है। ये पीएच के बारे में पूछा जा रहा है कि पानी पर अम्लता का एक उपाय है, या फिर पानी में बुनियादिता का एक उपाय है, या फिर मान केवल 10 तक हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मान 0 यानी कि शून्य पुष्टि करता है कि पानी पीने योग्य है। बताइए इसके बारे में। बी ऑप्शन। बी, ओके। और कोई बताइए। ए होगा और ए और बी ऑप्शन आया है अभी। ओके, चलिए मैं देख लेती हूँ क्या होगा। बी लेकिन बोले ई हैं भी ना, सही है। जिससे ई तो वाटर का वो तो 0 ही होता है ना, पीएच सॉरी नहीं 7 0 होता है। नहीं हाँ होता, 7 7 होता है, होता है। हाँ 7 होता सेवन है, होता सेवन है, होगा। न्यूट्रल होता है। हाँ ठीक है, 7 होता है। ए हाँ बी तो डी होगा, होगा। बी ऑप्शन होगा, ABD। जी ठीक है। तो ए में क्या बोला गया है कि इसमें पानी पर जो अम्लता का एक उपाय है। अगर यहाँ पे क्षारीयता का भी लिखा रहता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। ये पीएच एसिडिटी और एसिड और बेस के बारे में बताता है ना, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद बी नंबर में क्या था, पानी की बुनियादिता का एक उपाय है। ठीक है, पानी की बुनियादिता के लिए भी हम लोग करते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पे 10 दिया हुआ था, तो 10 तो कभी होता नहीं, आपको पता है कि 14 तक होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का प्रतिनिधित्व करता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है ना, पीएच का फुल फॉर्म होता है। तो ये हाइड्रोजन की सांद्रता को ये बताता है, तो ये वाला भी सही है। ठीक है। और ये वाला आपको पता चल गया है कि पानी का कितना होता है, 7 होता है, इसी वजह से 7 ये भी होता गलत है। हो गया। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ 0 दिया हुआ था। ये बताइए कि जल उपचार में वातन वह प्रक्रिया है जो कि अतिरिक्त एवं आपत्तिजनक गैसों को दूर करता है, पानी के पीएच को पुनः जो है समायोजित करता है, और पानी में फ्लॉक के बड़े कणों को हटा देता है, या फिर ठोस कणों को हटाता है। थोड़ा सा वातन इंग्लिश का में बात दिखा किया जा देंगी, रहा है। वातन देखें क्या होता है। पानी से ओके ओके। फूकणों अच्छा, को ट्रीटमेंट है। एरेशन इज द प्रोसेस ये हाँ, एरेशन। remove the excess and object-enabled gases. लार्ज पार्टिकल Large particles of flow from water. आई थिंक। Remove the solid particles. ए ऑप्शन शायद। ए हमें भी लग रहा है। ए एरेशन है ना, excess और object-enabled gases. जी, इसका आंसर यही है। ठीक है, अतिरिक्त और आपत्तिजनक गैसों को ये दूर करता है। कोई बता सकते हो वातन के बारे में? मतलब एरेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि एरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि ब्लो वेपराइजेशन करके ना। कुछ उसकी गैसों को बाहर किया जाता है, हाँ, उसमें जो वेपराइजेशन। गैसेस होती हैं, जी, ब्लो करके। रिया जी क्या बोल मतलब रही थी आप? मतलब तेज वेपराइजेशन ना, भाप के थ्रू गैसों को अलग करना। जी, वही बोलते, उसी को वातन बोला जाता है, भाप के थ्रू जो है गैसों को अलग करना। ठीक है, तो अतिरिक्त एवं आपत्तिजनक गैसों को दूर करता है ये याद रखिएगा, वातन इसी को बोला जाता है। ठीक है, इरेशन। अब ये बताइए कि क्वेश्चन इंग्लिश में महत्वपूर्ण जल गुणवत्ता मापदंडों में एक गंदलापन को मापा जाता है। किससे मापते हैं हम लोग गंदलापन को? कलर यूनिट से, पीएच यूनिट से, एनटीयू से, या फिर माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से? पीएच यूनिट से मैम। पीएच से तो अल्कलाइन और वो अल्कलाइन मापते और हैं ना। बेसिसिटी होता है। क्या होगा बताइए? माइक्रोग्राम M3, क्योंकि उसमें जो धूल के कण। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा, यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये एनटीयू है, वही होगा इसका आंसर। इसका फुल फॉर्म होता है नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ओके, क्या नेफ्लोमेट्रिक देखिए आप लोग टर्बिडिटी यहाँ पे, यूनिट?
हाँ, आप लोग एक चीज यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते थे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, अगर आपको उसका फुल फॉर्म पता होता तो भी आप तुरंत जवाब दे देते टर्बिडिटी के बारे में। ठीक है, इसी को हम लोग गदलापन बोलते हैं। मैम एक बार फुल ठीक फॉर्म है, NTU। हाँ, बता रही हूँ फिर से। इस नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, नेफ्लोमैटिक नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। मेट्रिक मेट्रिक हाँ, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट बोला जाता है इसको। ओके, नेफ्लोमैटिक टर्बिडिटी यूनिट। ये बताइएगा कि क्लोरीन जो है पानी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला और सस्ता रासायनिक कीटाणुनाशक है। पानी के पीने के पानी में इष्टतम फ्लोराइड का स्तर जो है बच्चों में कैविटी को रोकने में मदद करता है। बताइए इसके दोनों बारे सही में। है। दोनों सही है। सही है। दोनों सही है। दोनों गलत भी हो सकते हैं क्या? नहीं, क्लोर नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन जो सबसे ज्यादा क्लोरीन यूज तो किया नॉर्मली जाता है यूज किया जाता क्लोरीनेशन। है उससे ज्यादा। क्लोरीनेशन सबसे ज्यादा होता है पानी के लिए। ठीक है, ये पहला तो मुझे भी सही लग रहा है। दूसरा, इष्टतम फ्लोराइड बच्चे की कैविटी को रोकने में मदद करता है। ठीक है, इष्टतम फ्लोराइड दोनों सही होगा। ठीक है, हाँ दोनों ही सही एक है। और दो दोनों सही। दोनों सही है। पूजा जी, वो वाला ये ऑप्शन में फ्लोराइड क्लोरोफॉर्म क्लियर करिएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म पानी की शुद्धता के लिए यूज होता है, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। क्योंकि मुझे क्लोरीनेशन भी हाँ, तो वो इसमें होता है डाउट क्लोरो लेकिन है। क्लोरोफॉर्म शायद नहीं होता है। तो क्वेश्चन या वहां तो मैं गलत गलत है, बोल कुछ ही दी थी, देखिए मैं गलत बताइएगा ही बोल क्लियर दी थी करके वहां जरा। पे। नहीं नहीं, मैं गलत ही बता दी थी। वो क्लोरोफॉर्म वहां पे जल शोधन तो लिखा हुआ था, लेकिन मुझे भी क्लियर नहीं है वो, मैं कल बताऊंगी आपको। ठीक है, वहाँ ठीक है। क्लोरोफॉर्म लिखा हुआ था और शोधन क्रिया लिखा हुआ था। अगर वहाँ शोधन नहीं लिखता तो मैं और बता सकती थी कि क्लोरोफॉर्म उससे रिलेट है कि नहीं। बाकी सब में लिखा हुआ था, मतलब उसका उपाय बताया गया था, क्योंकि लेकिन उसमें क्लोरोफॉर्म तो कुछ एक और ही बता पॉइजनस दिया है। चीज है, मतलब आज तक हम क्लोरोफॉर्म लोगों एक ने सिर्फ पॉइजनस है नॉर्मली ना, तो उसको वो उस थोड़ा सा तरीके मुझे से डाउट देखा लग रहा है है, उसमें। मैडम यूज वो मतलब एक्चुअल मैडम वो क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म नहीं होना चाहिए। क्लोरीनेशन होना हाँ, वो चाहिए गलत उसमें। लिख ही दिया गया। हाँ उसमें हाँ, गलत ये तो लिख दिया गया हो, क्योंकि बाकी का तो रिलेट कर रहा था, सिर्फ उसी का रिलेट नहीं कर पा उसी रहा का था, है नहीं ना। कर रहा था। हाँ हाँ, क्योंकि क्लोरीनेशन तो हो होता सकता है जो है। पानी की शुद्धता को करता है, और वो क्लोरोफॉर्म है तो वो थोड़ा सा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इटसेल्फ जो होता है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, यहाँ पे इष्टतम जो होता है ना, इष्टतम का मतलब आप लोग जानते हो। ये पीने के पानी में इष्टतम फ्लोराइड का स्तर जो है बच्चों में कैविटी को रोकने में मदद करता है। ठीक है, जिस पर जो है एक एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है ना, उसी को यहाँ पे इष्टतम फ्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, इसी वजह से ये भी सही होगा। इसका मान जो है, अगर अच्छा इष्टतम का मान किया जाए फ्लोराइड का, कितना से कितना तक होता है पीएच, तो 0.7 से लेके 1.2 भाग प्रति मिलियन होता है। ठीक है, 0.7 से लेके, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1.2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन जो है केबीएस मैदान का कराऊंगी, समय भी है ना, कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे, करा देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, हम लोग जो है वायु पॉइंट सोर्स के बारे में, गैर पॉइंट सोर्स के बारे में पढ़े थे। वो किसमें पढ़े थे? वाटर पोल्यूशन में पढ़े थे ना। दूसरा है हम्म। प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषक, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड के बारे में सेकेंडरी। पढ़े थे। हम्म। हाँ, उसके बाद प्राकृतिक और मानव जनित। तो आपको बताना इसमें से कौन सा होगा, बहुत इजी है, बताइए। वायु प्रदूषण ध्यान में रखना है आपको। प्राकृतिक और मानव जनित। यस, नहीं नहीं प्राथमिक नहीं और नहीं, नहीं, वो वाला वायु प्रदूषण है ना। वायु प्रदूषण में मैं अभी बताई ना आपको कि प्राइमरी एंड प्राइमरी और प्राथमिक सेकेंडरी और माध्यमिक है। पॉल्यूटेंट्स के बारे में। जी, तो इसका आंसर जो है वो बी नंबर होगा। ठीक है, वायु मैम प्रदूषण में पहले अगर ही बोला बता दिया। जाएगा तो वो क्या? हाँ, कोई कुछ बोल रही है। नहीं मैम बोला आपने पहले ही बता दिया था। हाँ, मैं पहले ही बता दी थी, उसके बाद मैं पूछ ली। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, ये जल प्रदूषण में, जल प्रदूषण में क्या आ जाएगा आपका? पॉइंट सोर्स आ जाएगा और पॉइंट गैर एंड। पॉइंट सोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच में मुख्य अंतर क्या है। आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं, जबकि माध्यमिक जो है प्रदूषक नहीं होते हैं। दूसरा बोला जा रहा है कि प्राथमिक जो है वायु प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। सी ऑप्शन है, प्राथमिक प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं, जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्सर्जित होते हैं।
प्राथमिक और option. वायु, सी ऑप्शन। ओके, बताइए। ऑप्शन सी। सी और ऑप्शन। कोई बताइए। ऑप्शन सी बोल रहे हो आप लोग? ओके, इसका आंसर सी ही होगा। क्यों ऐसा बोला गया सी? बताइए, कोई रीजन बताइए। क्योंकि प्राइमरी जो है वो सीधे डायरेक्टली होते हैं, और जो सेकेंडरी होंगे वो किसी कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई केमिकल एमिशन होगा तो उससे होंगे। जी, ठीक है। यानी कि जिस रूप में वो पर्यावरण में रिलीज होंगे ना प्राइमरी वाले, उसी रूप में वो इन्वायरमेंट में रहेंगे। ठीक है, वो हो गया जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो गया। ठीक है, जैसे कि SO2 के बारे में पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, NO के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे? तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे। अगर आप सेकेंडरी का बात करते हो तो सेकेंडरी में क्या हो जाता है? वो कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है, यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का निर्माण होता है। ठीक है, वो एक दूसरे से अभिक्रिया करके, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आपका ओजोन था ना इसमें। ठीक है, ओजोन या फिर PAN जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में, फोटोकेमिकल जो स्मॉग होते हैं वो सब आज आपके सेकेंडरी में आ जाते हैं। ओके, SO3 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, H2SO4, H2O2, ये सब जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के नाम है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ओजोन जो है प्रकाश रासायनिक धुंध से उत्पादित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्सर्जित होती है। क्या होगा? मैम कार्बन डाइऑक्साइड कोयले की कार्बन जल डाइऑक्साइड। ये कोयले ऑप्शन। की जलने से ओके, उत्सर्जित होती है। 44 जी। तो कार्बन सही डाइऑक्साइड जो ऑप्शन। होते हैं वो क्या होते हैं? यही इसका आंसर होगा। कोयले के जलने से उत्सर्जित होता है। प्राथमिक वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो कार्बन जो है डाइऑक्साइड कोयले के जलने से उत्सर्जित होता है। ओके, समय 2 मिनट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है माध्यमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है? ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा आंसर। ये सी ऑप्शन, ओजोन सी फोटोकेमिकल ऑप्शन है, स्मॉग के कारण उत्पन्न फोटोकेमिकल होती है। सी ऑप्शन। ओके, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला का बताइए किसके अंतर्गत आएगा और दूसरा किसके अंतर्गत आएगा? प्राइमरी ये आएगा, पहला तो कार्बन प्राथमिक हो गया ये था ए ना। और बी प्राइमरी प्राइमरी है। में आएंगे। ओके, ये दोनों प्राइमरी में आएगा। ठीक है, और ये वाला हमारे क्या है? सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी में। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NO2, उसके बाद SO2 और SPM के बीच में कौन सी जो है सामान्य विशेषता है जिसमें उन सभी को प्राथमिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, मानविक प्रदूषक के रूप में, अम्लीय वर्षा होने के समान भूमिका में, फिर ग्रीन हाउस गैस में? बताइए। प्राथमिक प्रदूषकों के वर्गीकृत। प्राथमिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत। ठीक है, आप लोग SO2 और NO2 के बारे में तो समझ में आ गया होगा, लेकिन SPM के बारे में बता सकते हो? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मैटर। जी, तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? वो महीन कण होते हैं ना, प्राइमरी। जो भी हम लोग प्राइमरी। हाँ, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ा था ना। तो जितने भी पार्टिकुलर मैटर जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत ही आते हैं। इसी वजह से इसका आंसर होगा A नंबर। नेक्स्ट देखते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड एक दूसरे से कैसे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन बी। बी ऑप्शन। ये सब बी। प्राथमिक वायु प्रदूषक हैं जो कि अम्लीय अम्लीय काम में जवाब। योगदान करते हैं। ओके, ठीक है, सही है। आप लोग पढ़े होंगे SO2 और N2O के बारे में। तो ये सब जो है क्या करते हैं? ये प्राथमिक प्रदूषक तो है, और अम्लीय जो है जमाव में, अम्लीय वर्षा में भी योगदान दे रहे हैं। समय हो गया है, इतना ही रहने देते हैं। कल बता दूंगी मैं पूरा, कल पूरा ही कंप्लीट करा दूंगी पूरा। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर का मैसेज आया था, सर बोल रहे थे टाइम बोले। 10 मिनट और ले सकते हैं। सर बोले क्लास में हाँ हाँ, सर का मैसेज कितने था, मिनट? थोड़ा सा टाइम और ले सकते हैं। ओके ओके, थोड़ा कोई सा नहीं, टाइम और पढ़ा ले ही सकते देती हैं। हूँ। ओके, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किसमें जो है मौजूद है? सॉरी, एक और क्वेश्चन है क्या नीचे? नहीं, उसी का ऑप्शन था। बताइए इसके बारे में। वायुमंडलीय प्रदूषक मुख्य रूप से किसमें मौजूद है? आयन मंडल में, या फिर समताप मंडल में, मेसोस्फीयर में, या फिर ट्रोपोस्फीयर में? बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर में, यस, स्ट्रेटोस्फीयर में।
ओके जी। स्ट्रेटोस्फीयर बोल रहे समताप मंडल में। नहीं, हाँ। ट्रोपोस्फियर लोअर में होंगे, सीधे सीधे ट्रोपोस्फियर होगा ना, ट्रोपोस्फियर एंड लोअर हाँ स्ट्रेटोस्फियर लोअर डी स्ट्रेटोस्फीयर जी में में। होंगे। जी, आप यहाँ पे ओजोन समझ ली थी, इसी वजह से आपने बोला होगा जिसने भी ये आंसर दिया। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि वायुमंडल प्रदूषण मुख्य रूप से किसमें रहते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो वायुमंडल वाला लेयर है वो किसमें, ट्रोपोस्फियर में है ना। जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो सब ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो वहीं पे ना जितने भी गैसेस पाए जाएंगे वही उसी एरिया में पाए जाएंगे ना, इसी वजह से इसका आंसर ये होगा। ठीक है, थोड़ा सा समताप मंडल में भी, लेकिन निचले हिस्से में, समताप मंडल के निचले हिस्से में भी होंगे, और क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फियर और लोअर स्ट्रेटोस्फियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंचनजंगा है क्या? जी, ओके, कंचनजंगा। कंचनजंगा ही होगा। हाँ, हाँ ए हाँ, ऑप्शन। कंचनजंगा ही है। रीजन पता है आपको? मैम बस पढ़ा है, इतना याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है कंचनजंगा? सिक्किम में। तो बस इसको कंचनजंगा। ऐसे ही याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पारितंत्र के संरक्षण के लिए सागर माता राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है कंचनजंगा में की गई थी, बस ये ध्यान रखिएगा। तो क्या सतही ओजोन किससे उत्पन्न होता है? बताना है कि परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है, सीमेंट संयंत्र से उत्पन्न होता है, वस्त्र उद्योग से, या फिर रासायनिक उद्योग से, किससे उत्पन्न होता है? सतही ओजोन का बात किया जा रहा है। रासायनिक रासायनिक। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी देखती हूँ। 50 बोल रहे हो ना, 50। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है। कैसे होता है बता देती हूँ। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोगों ने सुना होगा ना, ये दोनों जो है किसकी वजह से फैलते हैं, तो जो भी परिवहन क्षेत्र में यूज किया जाता है ना, कार वगैरह से निकलता है, तो इसी वजह से जो सतह पे जो ओजोन पाया जाता है ना, वो परिवहन क्षेत्र की वजह से फैला हुआ है। ओके। ठीक है, अगर अगर क्षोभ मंडल में अगर बुरा ओजोन का बात किया जाएगा तो वो क्षोभ मंडल में जो है खराब ओजोन उसको बोला जाता है। आगे देखते हो, भारत में सबसे अधिक होने वाले जो है सतही प्राकृतिक ओजोन आपदा तो ये तो ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है ना, ग्राउंडेड में। इसको तो ग्राउंडेड ओजोन कहते हैं हाँ ना। तो ग्राउंडेड ओजोन। हाँ, ग्राउंडेड ओजोन वही है, सतही है। तो ये तो ट्रोपोस्फियर में करेगी प्रॉब्लम ना ये। हाँ, ट्रोपोस्फीयर में प्रॉब्लम करेगी। ये बताइए भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदाएं के बारे में। बाढ़। बाढ़। ये क्वेश्चन, बाढ़। ओके, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा भूकंप हो देखी सकते तो हैं। मुझे पता चला कि ये सब कुछ होते हैं सिर्फ ज्वालामुखी को छोड़ के। ठीक है, भूकंप भी होते हैं यहाँ पे, बाढ़ भी आते हैं, और भूस्खलन भी होता है। आंसर में भूकंप दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन भूकंप इसका आंसर है नहीं। मतलब आंसर में भूकंप दिया हुआ है, मैं सर्च मारी तो भूकंप इसका आंसर नहीं था। सबसे ज्यादा जो है हमारे भारत में बाढ़ आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, तो इसका आंसर बाढ़ भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भारत में जो है ना सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आता है, चक्रवात भी होता है, और भूकंप भी होता है। ठीक है, तो इसका हम कोई एक आंसर नहीं दे सकते, अगर सभी रहता तो आप दे सकते थे ज्वालामुखी को छोड़ के, और आंसर में यहाँ भूकंप दिया हुआ था, इसी वजह से मैं इसको थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिए कि भारत में सूखा, बाढ़, चक्रवात और भूकंप जैसी समस्या होती है, और सबसे अधिक जो होता है वो बाढ़ आता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है मीनामाता रोग के लिए जिम्मेदार है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो आप लोग। मरकरी। मरकरी। जी, मरकरी। ठीक मर्क्यूरी। है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी, मीनामाता रोग जापान में जो है। उसके बाद जो है शीशे का सेवन मुख्य रूप से किसमें नुकसान पहुंचाता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क लेड में। के बारे में पूछा जा रहा है। मस्तिष्क। मस्तिष्क में। मस्तिष्क, ब्रेन। ओके, मैम फेफड़ा। फेफड़ा। मस्तिष्क। पता है लेड इसमें ब्रेन, थोड़ा सा लेड जो होता है ब्रेन को आइस, इफेक्ट करता है। मस्तिष्क ब्रेन को। को इफेक्ट ये करता है। मस्तिष्क को भी करता है लेकिन फेफड़ा को भी करता है। मैं इससे पहले जब मैं पढ़ाई थी ना तो उसमें लिखा हुआ था अंतः श्वसन के द्वारा जो है ना ये फेफड़ा को भी प्रभावित करता है। ठीक है, उसमें अस्थमा भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो अगर अस्थमा भी ऑप्शन रहता ना तो वो भी सही हो जाता है।
लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पूछा जा रहा है तो मस्तिष्क को भी ये करता है, ठीक है, तो मुख्य रूप से मस्तिष्क को भी ध्यान में रखिएगा। ऐसे फेफड़ा भी होता है इसमें, ठीक है, अगर दमा ऑप्शन में रहता ना तो वो भी सही हो जाता। आगे देखिए, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? ये देश के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा देश में? 54, ये बता देती हूँ, ये अमेरिका होगा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा स्रोत जो है वो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का। प्रवाल भित्ति में प्रवाल भित्तियों को सागर का वर्षावन कहा जाता है, क्यों बोला जाता है? आप लोग प्रवाल भित्ति के बारे में सुने होंगे, कोरल रीफ के बारे में, ठीक है, तो बताना क्योंकि ये है कि अधिक क्यों बोला वर्षा जाता वाले है। क्षेत्र में होती है। क्या मैम? मैम ऊपर वाला क्वेश्चन करंट से रिलेट आएगा ना मैम? ऊपर वाला क्वेश्चन हाँ, ये करंट से रिलेटेड है, हाँ, इसको थोड़ा मैं देखूंगी तो बताऊंगी आप लोगों को। देख कर मैम बता दीजिएगा फिर। ओके, फिफ्टी 55 का आंसर दीजिएगा। प्रवाल भित्तियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। प्रवाल उष्ण एवं शीत धाराओं के मिलन स्थान पर होता है। प्रवाल जो होता है वो सागर के अत्यधिक सुंदर प्राकृतिक स्थान होते हैं, या फिर प्रवाल में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है? बताइए। ऑप्शन ए। बायोडाइव ऑप्शन ए, ओके, और कोई बताइए। इसका आंसर होगा आपका 55 है ना, 55 का आंसर डी है, ठीक है, यानी कि प्रवाल में अत्यधिक जैव विविधता पाए जाते हैं। आप लोग जानते हो कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बहुत ज्यादा जहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा स्पीसीज जहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप जब कोरल रीफ वाले एरिया में जाओगे ना, समुद्री क्षेत्र में ये पाया जाता है, ठीक है। ये एक मूंगा होता है जानवर, जो मर जाता है तो वो धीरे धीरे ना एक बड़ा सा दीवार जैसा खड़ा हो जाता है, बहुत सुंदर वहां पे, मतलब बहुत सुंदर दिखता है। आप लोग घूमने भी यहाँ पे जा सकते हो, स्कूबा ड्राइव के द्वारा बहुत वहाँ पे घूमने जाते हैं, वो वैसा कपड़ा मिलता है और बहुत सुंदर दिखता है। आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है एक ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है, बहुत सुंदर दिखता है वो। वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, तो जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी वजह से इसको सागर का वर्षावन बोला जाता है। अगर आप धरती पे बात करते हो, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में सुने हो, उसको हम लोग बोलते हैं मतलब उसको हम लोग वर्षावन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सागर का वर्षावन बोला जाएगा तो वो प्रवाल भित्तियों को बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस है पूरी तरह से मानव जनित है? मानव के द्वारा पूरी तरह कार्बन से, डाइऑक्साइड। बताइएगा। ग्रीन हाउस गैस CFC CFC क्लोरोफ्लोरो, हाँ। ठीक है, यही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा, ठीक है। ये पूरी तरह से मानव जनित है, जबकि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सब पर्यावरण में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आएंगे तो बोलिएगा जब क्लास ब्रेक रोकना होगा तो। सुपोषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। सुपोषण प्रक्रिया में जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन 2 सही है। 2, और कोई बताइए। पहला वाला सही है। पहला वाला, दूसरा समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा सुपोषण है? मतलब सुपोषण क्या होता है? सुपोषण मतलब पोषण होता है, उसका अपोजिट सुपोषण जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है। हम्म, सुपोषण यही तो हुआ जहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही हो। जी, ग्रोथ अच्छी हो रही है, यहाँ पे जो है पौधे और शैवाल का विकास हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन ऑक्सीजन ये की क्या मांग कर रहा है बढ़ ना, क्या जाएगी। लिखा हुआ है? हाँ, ऑक्सीजन की मांग जो है बढ़ जाएगी। 57 का आंसर ए, यानी कि केवल एक आंसर होगा, ठीक है। पहला वाला। हम्म, समझ में आ गया सबको? यहाँ पे क्या हो जाता है ना, कि बहुत सारे पौधे और शैवाल का विकास हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का यहाँ पे डिमांड बढ़ हाँ, जाता और है। सेकंड वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, ना कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, इसी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है, आप हम्म। सही समझे। निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा अधिकतम जो है कालिक यानी कि सुट उत्सर्जित होता है? कालिक के बारे में बात किया जा रहा है।
जिसको लोग ब्लैक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा इसका। डीजल वाहन डीजल से। होना चाहिए डीजल वाहन डीजल से। डीजल से। ओके, इसका आंसर होगा ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, हाँ, इसका आंसर होगा ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र से ये कालिक क्या होता है ना कि ये मुख्य रूप से जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है अगर हवा में नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है ना तो अम्लीय वर्षा जैसा जो है कुछ उत्पन्न कर देता है ये। और ये जो है ताप संयंत्र से ये निकलता है। ठीक है, कालिक, जिसको हम लोग ब्लैक कार्बन भी बोलते हैं। ये ताप विद्युत संयंत्र क्या होता है, ये समझ नहीं आई बात। थर्मल थर्मल क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक, थर्मल जल्दी से पावर बता प्लांट। दीजिए। थर्मल थर्मल पावर हाँ, पावर थर्मल प्लांट। पावर प्लांट। हाँ, अच्छा हम्म। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाना है प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन के द्वारा, बताइए, या फिर गैस के औद्योगिक विसर्जन, बताइए। मैम पहला ऑप्शन सही है। पहला जी, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है जरा कि ऑक्सीजन के स्तर को संतुलन बनाए रखा जा सकता है। आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जब कोशिकीय श्वसन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कोशिकीय श्वसन करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी रहती है। तो क्या करेगा, जब पौधे भी सांस ले रहे हैं और हम लोग भी सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो दोनों जो है, दोनों मिलके क्या करेगा, संतुलन का काम करेगा। ओके, इसी वजह से इसका आंसर ये होगा। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न जो है समस्याएं मूल रूप से किससे प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है, बताइए इसके बारे में। संचार और श्वसन प्रणाली। संचार और श्वसन प्रणाली, 60। ठीक है, सब लोग यही बोल रहे हैं। बी ही इसका आंसर होगा, संचार और श्वसन प्रणाली। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्या मूल रूप से किसको प्रभावित लंग्स करता है? सबसे ज्यादा आपको पता इफेक्टेड है कि होती है। श्वसन सबसे, हाँ, सबसे ज्यादा जो है वो संचार यानी कि, और क्या बोलता है ये, श्वसन प्रणाली, मेन तो श्वसन प्रणाली है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इसी को इफेक्ट करता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन क्या लिखा हुआ है, पायरो एसिटाइल नाइट्रेट के संदर्भ में सत्य है, बताइएगा। PAN के बारे में पूछा जा रहा है। ये किस में आएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आएगा या फिर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे पहला लिखा है माध्यमिक प्रदूषक यानी कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, और ये तब उत्पन्न होता है जबकि हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं या फिर मानव में जो है श्वसन रोगों का कारण है। क्या होगा इसका आंसर? सभी। सभी होगा। सभी, ओके, सभी ये होंगे इसका आंसर। ठीक है, आप लोगों का सही है। पेरोक्सीसिटाइल नाइट्रेट जो होता है ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है। उसके बाद ये तब उत्पन्न होता है जब हाइड्रोकार्बन जो होता है वो रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। उसके बाद मानव में जो है श्वसन रोग भी ये उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति को सूचित करता है? ए ए और और बी बी दोनों। दोनों। सरकारी ए और ऑप्शन। बी दोनों है। मैम उसका रीजन है क्योंकि बीओडी आपने बताया ही था ऑलरेडी, सीओडी दोनों वाटर से रिलेटेड हैं, तो ए और बी। ओके, 62 में दोनों बोल रहे हैं आप। यहाँ पे एक चीज हाँ, आप ध्यान दे सकते हो, जैविक जैविक लिखा गया। बोल ठीक रहा है है, तो वो जैविक यानी कि बीओडी होगा ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। जी, हाँ तो फिर बीओडी होगा। ठीक है, तो बीओडी होगा ए फिर ऑप्शन बायोलॉजी। होगा। आप, हाँ, क्योंकि जैविक पदार्थ लिखा है ना, इसी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको बोला जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप टिक लगा के बताइए कौन का सही होगा। ऑस्टियोपोरोसिस है, ल्यूकेमिया है जिसको कैंसर बोलते हैं, ब्लड का कैंसर, और फेफड़े का कैंसर है। टिक लगा के बताइए। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, बी, ओके, और कोई बताइए। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, सीक्वेंस में ही लगा हुआ है।
ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो फ्लोरीन की वजह से होता है। ल्यूकेमिया जो है होता है वो एस्ट्रोट्रियम 90 की वजह से होता है। और फेफड़ों में कैंसर जो होता है बेंजोपायरिन की वजह से होता है, बेंजोपायरिन होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा।